हाँ तुषार, ऑनलाइन। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भाई, हमें तालिए सब हैं। नहीं सर, अभी तक 4 ही आए हैं। तो शुरू करेंगे क्लास पे। अभी आ रहे हैं सर, 5 हो गए सर, 6 हो गए। आ जाएंगे, ये 3:30 बजते ही आएंगे सारे। ठीक है सर, कर दो स्टार्ट। कल से मैं 2-1 मिनट पहले ही शुरू कराया करूंगा, ताकि ओके थोड़ी सर। देर अपन बात कर लें, इतने आ जाएं। चलो, कल हमने किया था भाई जल्डाल मेथड, जेल्टक से और दूसरे जो मेथड्स थे उनसे प्रोटीन निकालने के लिए कि हमारे फूड सैंपल में प्रोटीन कितना होता है। तो क्रूड प्रोटीन उससे अपने को पता लग जाता है। आज करेंगे हम भाई सॉक्सलेट अपरेटस मेथड की मदद से क्रूड फैट निकालना। क्रूड फैट का जो हमने जब इसकी थ्योरी की थी उसमें कि आपके लिपिड, फैट जो भी या इसी तरह के और कंपाउंड जो हैं वो सारे के सारे जब हम इकट्ठा काउंट करते हैं तो उसको हम क्रूड फैट बोल देते हैं। जिस तरह कई बार हम बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें फॉस्फोरस साथ में अटैच होता है, स्ट्रिंगोलिपिड्स। तो जितने भी टाइप के लिपिड्स हैं, ऑयल्स हैं, वो सारे क्रूड फैट की एक श्रेणी में आ जाते हैं। तो उसको हम सारे जो वाटर के अंदर जो नॉन सॉल्यूबल हैं फैटी एसिड से बने हुए सब्सटेंसेस, उनको हम फैट के अंदर ले लेते हैं। तो इसके लिए जो मेथड है वो सॉक्सलेट अपरेटस मेथड बोलते हैं इसको। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। इसकी एक बार तो मैं फोटो दिखा देता हूँ, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर मेथड कैसा होता है। ये है मेन, ये 4 पार्ट हैं इसके। सबसे नीचे तो आ गया आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, उसके ऊपर आ गया आपकी एक्सट्रैक्शन असेंबली, फिर कनेक्टर और ऊपर आपका कंडेंसर। इनको इसी तरह से फिट करते हैं। काम कैसे करता है, नीचे वाली जो आपकी फिगर है उसमें दिख जाएगा कि कंडेंसर को ऊपर फिट कर दिया, वाटर इन नीचे से करते हैं, वाटर आउट ऊपर से करते हैं। ऊपर से वाटर इन क्यों नहीं करते, नीचे से क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो धीरे धीरे इसमें कॉलम में जाएगा, तो ठंडा पानी ऊपर जाते जाते जो अंदर गर्म भाप है उसको कंडेंस कर देगा, और वो कंडेंस करके नीचे टपका टपका करके गिरेगी। ऊपर से सीधा पानी अगर हम डालेंगे ना इसमें कंडेंसर में, तो वो एकदम से निकल जाएगा पानी और कंडेंस नहीं कर पाएगा। कंडेंसर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठंडा नहीं कर पाएगा। पानी बाहर की तरफ घूमता है, अंदर आपके इसमें जो जगह है, जो पेट ईथर वगैरह जो भी आप इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, वो गर्म होकर भाप बन के ऊपर की तरफ आता है। ठंडा पानी जब
उसकी सरफेस पे लगता है तो सरफेस पे फैटी ईथर वगैरह के कण, जो भाप के कण हैं, वो चिपक जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वो लिक्विफाई होकर गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। आवाज क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। नहीं नो सर। सर। ठीक है। तो जब ये टपका टपका करके गिरता है तो बीच में जो ये तुम्हें दिखाई दे रही है, ये थिम्बल रखने के लिए जगह होती है। ये थिम्बल रखी हुई है, इसके ऊपर कॉटन गॉज लगा देते हैं या कोई भी इसको रोकने के लिए। और ये थिम्बल पोरस होती है, अंदर सैंपल पड़ा है और इसके ऊपर टपका टपका करके ट्रिकल डाउन होके जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पेट ईथर वगैरह, वो सारा इसमें गिरता रहता है। और साथ में ये ऊपर की तरफ एक एक बूंद जब गिरती जाती है तो ये भरती हुई चलती है ऊपर की तरफ। अच्छा, तो जब ये भरती हुई चलती है तो ऊपर देखो आप, इसके साइड में एक पतली सी नली है। ये जिस तरह गांव में कई बार पानी की चोरी करते हैं ना, नहर में से साइफन लगा के, तो ये नहर के अंदर डूबा हुआ वैसा ही साइफन मानो इसको। तो जैसे जैसे इस साइफन के बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पे आ जाएगा ना, तो एकदम से जितना भी लिक्विड है उसको चूस के ये नीचे की तरफ अपने राउंड बॉटम फ्लास्क में ले जाएगा। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी लिक्विड था, उस लिक्विड ने क्या किया, यहाँ जो इस थिम्बल में सैंपल रखा था, उस सैंपल के अंदर से जो फैट है उसको सोल्यूबलाइज कर लेता है। ये जो फैट है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जिसमें पेट ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, ये सारी चीजें आती हैं, उन सब के अंदर ये सोल्यूबलाइज हो जाती है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होती फैट। तो इसमें डिसॉल्व होने के कारण, सोल्यूबल होने के कारण साइफन ऑफ होके ये नीचे आ गई। नीचे से अपना जो पेट ईथर है, ये तो इतना ज्यादा भर रखा है, इतना ज्यादा नहीं भरते, थोड़ा सा इसको आधा ही भरते हैं। तो इसको हीट इतना ही किया जाता है 60-70 डिग्री सेल्सियस, जो पेट ईथर का भाप बनने का या वाष्प बनने का या स्टीम, जो इसकी जो गैसियस फॉर्म में आने का टेम्परेचर होता है, तो जब ये दोबारा से गर्म होता है तो जो फैट है वो तो नीचे तली में रह जाएगा, क्योंकि इसको 60-70, मैंने कल बताया था, जो फैट जो है 350 डिग्री आसपास, 300-350 डिग्री के आसपास वो बॉयल होना शुरू होता है, तो वो इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो इतना हम इसका टेम्परेचर कर ही नहीं रहे, तो 60-70 डिग्री पे फैट तो पड़ा रहेगा नीचे। बाकी जो अपना फैट ईथर है, दोबारा से फिर वो भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर इस कंडेंसर के अंदर उसकी जो भाप है उसके फिर लिक्विड कण बनेंगे, और लिक्विड जो कण है ठंडे होने के कारण वो नीचे टपकेंगे, और वो टपकेंगे थिम्बल के ऊपर। तो इसी तरह से दोबारा से फिर ये भरना शुरू होगा, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे भरेगा 10-15 मिनट के अंदर, तो इतने देर तक ये जो अपना सैंपल है वो इस पेट ईथर के अंदर या किसी भी जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर डूबा रहेगा। और जितनी देर डूबा रहेगा तो वो जो पेट ईथर है वो इसके अंदर जितनी भी फैट है उसको डिसॉल्व करने का काम करता रहेगा। तो इसको डिसॉल्व करके जब ये ऊपर तक आएगा तो साइफन ऑफ करके फिर नीचे ले जाएगा। ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है, भाप बन के जाता रहा, टपके टपके पड़ते रहे, ऊपर भर गया, अपने साथ जितना भी इसको फैट सोल्यूबलाइज करना है लिक्विड बना के अपने साथ घोल के ले गया नीचे, और नीचे आपका फैट बचता रहा, और ये दोबारा से पेट ईथर गर्म होके आता है। जब हमें लगता है कि हाँ सफिशिएंट 2-3 घंटे हमने रन कर लिया इसको, अब सारा फैट निकल गया होगा, फिर इस असेंबली को हम इसको हीट करना बंद कर देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है सारा, इसमें से कूल ऑफ हो जाता है, तो इसमें से हम ये जो सैंपल हमने लिया था थिम्बल का, तो जब पहले हमने थिम्बल ली तो थिम्बल का वेट किया था, खाली थिम्बल का वेट क्या है, इसको हम ड्राई करते हैं, फिर इसमें हमने सैंपल लिया था, तो थिम्बल प्लस सैंपल का वेट कितना था वो अपने को पता है। अब दोबारा से जब इसका तीसरी बार जब वेट करेंगे, खाली थिम्बल का वेट किया, सैंपल डाल के वेट किया, अब ये सैंपल हो गया हमारा डिफैक्टेड, क्योंकि फैट निकल गया इसमें से। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ओवन के अंदर ड्राई करेंगे 100 डिग्री के आसपास, कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे, और जो भी पेट ईथर वगैरह वो सारा उड़ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि पेट ईथर इन्फ्लेमेबल होता है। तो जब इसको फिर हम ठंडा करेंगे डेसिकेटर में, डेसिकेटर में ठंडा करने के बाद इसका तीसरी बार वेट करेंगे, वो होगा थिम्बल प्लस डिफैक्टेड सैंपल, कि इसमें से फैट निकल लिया। तो सैंपल का कितना था, क्योंकि हमने ड्राइड सैंपल लिया है इसमें, और इसमें से सिर्फ अभी जो लॉस हुआ है वो किस चीज का हुआ है, फैट का लॉस हुआ है, तो लॉसिंग वेट जो आएगा वो हमें फैट दे देगा, और थिम्बल प्लस सैंपल में से थिम्बल का वेट माइनस कर देंगे तो अपने को सैंपल का वेट पता लग जाएगा। तो ऊपर हो गया
लॉस इन वेट जो कि फैट का हुआ है इसके अंदर, जो अपना सॉक्सलेट अपरेटस मेथड के अंदर। तो ऊपर तो हो गया लॉस इन वेट यानी हमारा फैट कंटेंट बटे में सैंपल गुणा में 100। तो इस तरीके से हम, एक तो ये तरीका है इसका फैट निकालने का, फैट परसेंट निकालने का। दूसरा, जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो सारा फैट आपका इकट्ठा हो गया, तो आपने जो खाली राउंड बॉटम फ्लास्क थी उसका आपने इस्तेमाल, उसका वेट ले लिया था। अब इसके अंदर जितना भी फैट ईथर पड़ा है, इसको एनवायरमेंट के अंदर धीरे धीरे इसको कम यानी 60-70 डिग्री पे इसको हीट करते हुए जितना भी फैट ईथर है ना, उस फैट ईथर को उड़ा देते हैं, क्योंकि 60-70 डिग्री पे वो उड़ जाएगा। तो जब ये फैट ईथर बिल्कुल इसमें से उड़ जाए, साफ हो जाए, तब हम इसको फ्लास्क को ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसका फिर हम वेट लेंगे। अब पहले तो खाली फ्लास्क था, राउंड बॉटम फ्लास्क हमारा। जो इस फ्लास्क को जब हम दोबारा इसके अंदर नीचे यहाँ पे आपको अलग से देखेगी फैट की लेयर, तो उस फैट प्लस जो फ्लास्क का खाली का वेट है वो आपके पास अब रीडिंग आएगी। तो फैट प्लस फ्लास्क में से फ्लास्क का वेट अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास फैट का वेट आ जाएगा। और सैंपल आपने शुरू में कितना लिया था वो रीडिंग आपके पास है ही। तो सैंपल नीचे रखो, ऊपर आप इसके अंदर ऑयल या फैट रखो, गुणा में 100 कर दो, तो आपको तो इस तरीके से क्रॉस चेक हो जाएगा कि थिम्बल में जो लॉस हुआ है फैट का, वो यहाँ पे गेन आएगा नीचे इसमें फ्लास्क में। तो फ्लास्क में जितना गेन हुआ उतना ही थिम्बल में से लॉस हुआ है, तो उससे अपने को पता लग जाएगा, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा इतना ही फैट का लॉस हुआ है। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस है। इसको एक बार हम थ्योरेटिकली और एक बार पढ़ लेते हैं कि जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर मेथड है, ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत पुराना है, कोई आज कल में डेवलप होया नहीं है। 1879 में जो फ्रांस वॉन सॉक्सलेट साइंटिस्ट है, वो से लिया गया है, केमिस्ट है बेसिकली। इन्होंने प्रोसीजर निकाला था कि फैट्स को या लिपिड्स को फूड में से कैसे निकालें। इसके लिए सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो जो सॉलिड को वॉश करता है, और इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स माने दोबारा भरना, कि एक बार उसमें से जब साइफन ऑफ हो गया, लिक्विड चला गया, तो फिर दोबारा उसमें भरता है। तो ये रिफ्लक्स एपरेटस है बेसिकली। तो इस रिफ्लक्स एपरेटस के अंदर हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। जो भी हमने सॉलिड सैंपल डाला है उसको वो वॉश करके और धीरे धीरे उसमें से जितना भी फैट है उसको निकालता चलता है। सैंपल इसमें ड्राई होना चाहिए ग्राउंडेड फॉर्म में, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा एक्सट्रैक्शन अच्छी होगी। और जो हमारी ट्यूब होती है, जो इसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन ट्यूब रखते हैं, उसके अंदर इसको हमें इस तरीके से सैंपल को रखना है कि ये सैंपल बाहर ना निकले। तो इसके ऊपर हम कॉटन गॉज वगैरह लगा देते हैं। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि कॉटन गॉज जो है ना, अब कॉटन कहाँ से आती है, किस प्लांट से आती है कॉटन, बताओ। बाड़ी से आती है ना, कपास। और जब हम कपास निकालते हैं, उगते हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज भी होती है जिसमें तेल होता है। अरे बोलो यार, जब पूछने लगा उस टाइम चुप हो जाओ, तो हम सुन हो जाओ। बीज होगा जी। हाँ सर, सीड्स वगैरह। हाँ, उसके बीज जो होता है ना, उस बीज के अंदर से तेल होता है क्या उसमें? यस सर। क्या बनता है उसका आगे? बिनोला बनता है सर। हाँ, बिनोला। बिनोले को अगर हम दबाएं तो उससे क्या बनती है? तेल, और बाकी के बच गई बिनोले की खड़क। खड़क जी। ठीक है, उसको कॉटन सीड केक बोलते हैं, खड़क को। और जो तेल बन गया वो हमारा बन गया कॉटन सीड ऑयल। तो अगर आपने कॉटन सर्जिकल टाइप की यूज नहीं की, यार घर की बाड़ी ठाक लगा दी, तो उसके अंदर हो सकता है कॉटन सीड हो या कॉटन सीड दबा हुआ हो, तो उसके कारण ऑयल आ जाए। तो इस चीज का भी हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर सर्जिकल कॉटन का यूज हो, जिसमें से सारा जो आपका कॉटन सीड वगैरह है उसको ढंग से रिमूव किया गया हो, और ये ऑयल लेस कॉटन होनी चाहिए। तो कई बार कहते हैं जी कहाँ सा होगा तेल, अरे तेल का तो सोर्स है वो। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके ऊपर जो तुम हाँ जी। कॉटन लगाओ ना, उसके अंदर भी
फेल हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो कॉटन हो वो आपकी सर्जिकल टाइप की कॉटन का यूज करो आप लैब के अंदर। भाई मतलब सिंपल सा ये है कि भाई इसमें जो फैट आए सिर्फ फूड से आए, कोई हमारे एक्सपेरिमेंट करते हुए हमारे से गड़बड़ हो जाए उससे ना आए। तो इवन कॉटन का भी यूज करते हैं, इवन पेपर का भी यूज करते हैं हम। पेपर जो देखते हैं ना वो इस तरीके का, जिस तरह एशिंग कर रहे थे, तो जो एसिड इंसोल्युबल ऐश है उसके अंदर जो हम पेपर यूज करते हैं, जिसको सैंपल के साथ ही जलाते हैं, वो भी इस तरीके का होना चाहिए जो फिल्टर पेपर है, कि उसमें सिर्फ आपका वो सेलुलोज का बना हो, क्योंकि सेलुलोज तो एज इट इज जल के खत्म हो जाएगा, कार्बन उसमें से निकल जाएगी, कोई भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी उसमें नहीं जाएगी। जबकि आप सिंपल पेपर ले लो तो सिंपल पेपर के अंदर हो सकता है कोई ना कोई मिनरल मैटर उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो ये ध्यान रखना है इन चीजों का। ये ना कह देना कि जी सर ने तो हमें ऐसा ही बताया था। सर ने तुम्हें ये चीज बताई है कि कहीं से भी तुम्हारी तरफ से कोई मिलावट ना हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना। इन क्लासों का यही फायदा होता है, बाकी सारी चीज तो किताब में लिखी हुई होती हैं। जो स्पेशल बात है उसकी तरफ हमारा मकसद होता है ध्यान दिलवाने का, ताकि वो तुम्हें स्पेशल बात याद रहे। और वो एक जगह अप्लाई नहीं होती, ये सारे एक्सपेरिमेंटों में अप्लाई होती हैं कि अपनी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड्स को वॉश करने का काम करेगा, उसमें से जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। और जो ये अपरेटस है वो रिफ्लेक्स अपरेटस होता है कि बार बार इसमें लिक्विड आएगा और जाएगा। ड्राइड सैंपल का इस्तेमाल कर लिया, साथ में उसको ग्राउंड भी कर लिया, पीस लिया, और इसको जो एक्सट्रैक्शन असेंबली है उसके अंदर इस ट्यूब को रख दिया, थिम्बल जो हम बोलते हैं जिसको, एक्सट्रैक्शन थिम्बल। इसमें एक्सट्रैक्शन थिम्बल आप लोगों ने देखी है? एक्सट्रैक्शन थिम्बल नहीं देखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सट्रैक्शन थिम्बल अलग अलग से साइज शेप की आती हैं, बनी बनाई भी आती हैं, कुछ अपने फिल्टर पेपर से भी बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान वही रखना है कि ऐसी चीज हो जिसके अंदर खुद के अंदर ऑयल ना हो। एक बार नया शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ पेज। हाँ, ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है एक्सट्रैक्शन थिम्बल हैं, ये जो प्रोफेशनली बनाते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऑयल इसके अंदर रेजिड्यू नहीं मिलेगा, ऑयल फ्री है ये एक्सट्रैक्शन थिम्बल। अच्छा, ऊपर इसका मुंह खुला है, तो जब इसमें लिक्विड जाता है हो सकता है लिक्विड के ऊपर सारी कुछ चीजें तैर के वापस आके और नली के जरिए कहीं और पहुंच जाएं, तो अपने को इससे वेट लॉस इन वेट नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इसके ऊपर हम कॉटन लगा देते हैं कि अंदर जो भी मटेरियल है वो अंदर ही रहे। जब इसके अंदर लिक्विड ऊपर की तरफ आए तो वो उसके साथ उठ के ना आ जाए, इसलिए ऊपर कॉटन लगाते हैं। पल्ला पड़ गया? अदरवाइज कि भाई कॉटन क्यों लगाई, क्या जरूरत थी इसकी? तो कॉटन की ये जरूरत होती है कि अंदर का मटेरियल अंदर रहे। समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ये तुम्हारी पूरी असेंबली है। इसमें ये पोरस थिम्बल बीच में रखी है, इसमें ये सैंपल डाल रखा है, ऊपर इसमें कॉटन डाल देते हैं, कॉटन के ऊपर से कंडेंसर से ये जो बूंदें आती हैं वो टपकती रहती हैं। और जब ये टपक के पूरा यहाँ तक भर जाएगा, साइफन तक आ जाएगा, तो वो साइफन ऑफ होके नीचे चला जाएगा मटेरियल, गर्म होके, और आपका जो गैसेज हैं वो ऊपर आती रहेंगी, ऊपर आके यहाँ से कंडेंसर पे। मेरा ये पॉइंटर दिख रहा होगा ना जहाँ पे जा रहा है? हाँ जी हाँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता लग पा रहा तुम्हें क्या चीज दिख रही है क्या नहीं। और यहाँ से टपका टपका जब वो पानी इसके लगता है इन दीवारों के कंडेंसर के अंदर की साइड, जो अपनी भाप बनी है वो भाप इसके साथ साथ नीचे फिर इस नली के जरिए टपकती रहती है। तो ये प्रोसेस इसकी चलती रहती है। यूट्यूब के अंदर इसकी वीडियो मिल जाएंगी सॉक्सलेट अपरेटस मेथड की, उसमें आपको वीडियो दिख जाएगा चलता हुआ। वापस अपने पुराने वाली स्लाइड पे आते हैं जो अपनी टेक्स्ट की है। तो इसके अंदर जब हीट करते हैं सॉल्वेंट के वेपर्स जो हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंडेंसर में जाके वो ठंडे होके लिक्विड बन जाते हैं, और फिर वो टपका टपका करके सैंपल ट्यूब के ऊपर टपकते हैं। कई घंटों तक ये चलता रहता है जब तक कि हम ये मान ना लें या हमें कंप्लीट एश्योरेंस ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें से सारा लिपिड जो है, फैट जो है रिमूव कर लिया। सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं और नीचे जो आपका फ्लास्क है उसके अंदर जो गेनिंग रेट आएगा वो अपना सारा अपने को पता लिपिड है, और ऊपर जो अपना थिम्बल में लॉस इन वेट हुआ है
थिम्बल प्लस सैंपल में वो अपना लिपिड्स का लॉस हुआ है, तो दोनों जगह से क्रॉस चेक हो जाता है दोनों कैलकुलेशन से। एपरेटस जो इसमें यूज करते हैं भाई वो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन एपरेटस है। असेंबली उसकी दिखा दी आपको, अलग अलग कंपनियों के हैं, ब्रिकमैन ब्यूही का भी है। BUCHI जो है ना, इसको ब्यूही बोलते हैं, सी साइलेंट होता है ब्यूही। और ऑयल बाथ, सर्कुलेटिंग ऑयल बाथ का यूज करते हैं। हम सिंपल वाटर का यूज कर लेते हैं, वाटर बाथ का, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम पे अगर इसको गर्म करेंगे ना, ईथर को डायरेक्ट फ्लेम पे गर्म करने से फ्लेमेबल हैजार्ड है ये, तो वहां आग लगने का खतरा है। तो एक तो लीक नहीं होना चाहिए कहीं से भी, इसमें से गैस ना निकले। बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म नहीं करना, क्योंकि उससे भाप ज्यादा बन के। और बंद कर लो एक बार तुम्हारे जो ऑडियो है, मैं दोबारा पूछो फिर चला लियो। और थिम्बल का एलंडम एक्सट्रैक्शन थिम्बल, या ऐसी थिम्बल जो फैट फ्री हो, मीडियम पोरोसिटी वाली, 10 से 15 mm के पोर हो, जो कि उसके अंदर अपना एक्सट्रैक्टर के अंदर फिट हो जाए, गिरे ना। एनालिटिकल बैलेंस 0.1 mg, जितने भी एनालिटिकल बैलेंस है ना, ये मान के चलना उनकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mg होता है, सेंसिटिविटी टू 0.1 mg। फिर इवेपोरेटर विद वैक्यूम एंड वाटर बाथ। तो यह सिंपल आप वाटर बाथ हीटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। अगर कहीं आप इवेपोरेटर का यूज करते हैं तो उसके अंदर 150 टोर प्रेशर होना चाहिए, वैक्यूम इतना क्रिएट कर दे। आमतौर पे सिंपल ही असेंबली होती है, कोई रोटरी इवेपोरेटर का इसमें यूज नहीं करते। रोटरी इवेपोरेटर का यूज करते हैं जब हम कोई एसेंशियल ऑयल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हो अपने स्पाइसेस वगैरह में से, उस चीज के लिए यूज करते हैं बेसिकली रोटरी इवेपोरेटर का। वैक्यूम ओवन या ड्राइंग ओवन, तो इसमें यही कि टेम्परेचर 40 ± 1 डिग्री सेल्सियस, वैक्यूम है तो 75 to 100। और अगर सिंपल ड्राइंग ओवन का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम 45 ± 2 डिग्री सेल्सियस, या जो भी आपका टेम्परेचर आपके प्रोटोकॉल में आपको बताया हुआ है उसके ऊपर इनको ड्राई करते हैं। मटेरियल रिएजेंट्स क्या ये लोगे आप, या तो इथाइल एल्कोहल लोगे या फिर पेट ईथर, पेट्रोलियम ईथर। तो इथाइल एल्कोहल इसमें 95%, 190 प्रूफ, और USP ग्रेड, US फार्माकोपिया ग्रेड का। बॉइलिंग चिप्स, ताकि बबल्स ज्यादा ना बने तो वो बॉइलिंग चिप्स उसके अंदर डाल देंगे। ग्लास वूल, ऊपर जो मैं बता रहा था कॉटन की बजाय ग्लास वूल का यूज करें, वो बेटर रहता है, क्योंकि ग्लास वूल के अंदर कोई भी ऑयल इंप्योरिटी आने के चांसेस नील होते हैं। लेकिन ग्लास वूल यूज करते हुए ध्यान रखना भाई, हाथ के लगी रहेगी और स्किन के लगी तो फिर इससे खुजली बहुत होती है। तो इसके बाद बकनर फनल का जितने भी आपके लिक्विड हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, डेसिकेटर ठंडा करने के लिए सैंपल को। प्रोसीजर क्या रहेगा कि सबसे पहले तो जो आपकी सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन थिम्बल हैं उनको 105 डिग्री पे आपको गर्म कर लेना है, ताकि कांस्टेंट वेट हो। ये इसलिए कि इसके अंदर से अपने को वाटर रिमूव करना है, तो कहीं भी इन्होंने मॉइस्चर गेन किया है तो वो रिमूव हो जाए। ठंडा करो डेसिकेटर में, और फिर इसका वेट करो 0.1 mg तक। तो जो अपना एनालिटिकल बैलेंस है उसका जो 0.0001 जो काउंट दिखाता है ग्राम में, वहां तक उसको देखो। अब इसके अंदर सैंपल ऐड करना है एक्सट्रैक्शन थिम्बल में। ऊपर तक ठोकना नहीं है इसमें, ऊपर कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप जरूर रखना है। तो आमतौर पे इसमें हम 2-3 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक सैंपल लेते हैं, ज्यादा सैंपल इसमें ऊपर तक ठोकते नहीं। पाउडर्ड सैंपल होना चाहिए, ड्राइड सैंपल होना चाहिए, ध्यान यही रखना। तो कितना आपने लिया है वो आप नोट कर लो। थिम्बल का वेट कितना हो गया, खाली थिम्बल का कितना था, थिम्बल में सैंपल डाल के कितना हो गया, ये 2 वेट आपने ले लिए। अब इसके ऊपर आपको ग्लास वूल लगा देनी है। ग्लास वूल लगा के फिर आप इसको रखोगे जो आपकी एक्सट्रैक्शन असेंबली है उसके अंदर। जगह कौन सी है वो आपको पता है। नीचे जो आप फ्लास्क रखोगे, फ्लैट बॉटम फ्लास्क का यूज करते हैं इसमें। तो फ्लैट बॉटम या राउंड बॉटम जो भी आपने रखा है उसमें कुछ बॉइलिंग चिप्स डालनी है, तो आपको फ्लैट बॉटम जो फ्लास्क है उसका भी वेट लेना है, चिप्स डाल के वेट लेना है।
क्योंकि बाद में इसमें ऑयल सारा इसी में इकट्ठा होगा, तो अपने को ऑयल का वेट निकालना होगा, तो चिप्स उसके अंदर पड़ी होंगी, ये ध्यान रखना। इसको भी अपने को ड्राई करना है, और वही 0.1 mg तक। तो कंटेनर का वेट, जो अपना जो फ्लास्क है, इसका वेट अपने को फ्लैट बॉटम या राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें ऑयल आएगा उसका भी वेट लेना है, वो अलग से लिख लेना। प्रोसेस इसका वही होगा, इसके अंदर 160 ml इथेनॉल डालोगे या पैटीथर डालोगे, जो अपना फ्लास्क है नीचे फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ऊपर थिम्बल इंसर्ट करोगे, फिर सारी असेंबली को जोड़ोगे, और कंडेंसर का जो इनलेट है वो नीचे की तरफ पानी का अंदर जाने का, आउटलेट है वो बाहर की तरफ। और एक जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा हो ना, तो पानी का फ्लो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी अगर खत्म हो गया टंकी में या पानी का फ्लो अगर रुक गया तो कंडेंसर अपना काम नहीं कर पाएगा, वहां पे भाप इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि वो अंदर से प्रेशर मारेगी और ये सारी असेंबली या तो डिसलॉज हो जाएगी या इसमें से पैटीथर बाहर निकलेगा, क्योंकि फ्यूम बनते हैं ना, तो जो गैस बनती है अंदर वो गैस प्रेशर मारती है हीट होने पे। तो उसको ठंडा करने का अगर जुगाड़ आपका काम नहीं करता है, फेल हो गया, तब आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कभी भी सॉफ्टलेट ऑपरेटर्स के ऊपर काम करो तो ये छोड़ के बत्ते मारने नहीं लगना, कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना, पानी चल रहा है या नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं है। कहीं भी लीकेज है तो उसको बंद करो एक बार, फिर दोबारा से उसको सेट करो सारे। तो हीटिंग इतनी रखनी है कि 1 घंटे में 4-5 बार रिफ्लक्सिंग हो जाए, 4-5 बार साइफन ऑफ होके नीचे आ जाए अपना जो भी सॉल्वेंट है। तो 24 घंटे में 100 से लेकर 120 एक्सचेंज बार बार होने चाहिए। इतना ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं, 2-3 घंटे के अंदर अपनी ये कंप्लीट हो जाती है, थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हो। जब एक्सट्रैक्शन आपका टाइम कंप्लीट हो गया तो ठंडा करना है, सीधा का सीधा ही नहीं, गर्म का गर्म खोल दिया। थिम्बल को रिमूव करना है, और जो सैंपल है वो बकनर फनल के अंदर से पास करना है। कोई भी सॉल्वेंट बचा नहीं रहना चाहिए, वैक्यूम फिल्ट्रेशन से उसको पास कर लेना है। तो जितना भी इथेनॉल है इसमें से क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपके पास अब थिम्बल के अंदर डिफेक्टेड सैंपल बचेगा, तो थिम्बल प्लस डिफेक्टेड सैंपल ड्राई जो आपने किया हुआ है उसका वेट ले लो, और नीचे जो आपके पास राउंड बॉटम या फ्लैट बॉटम फ्लास्क में जिसमें भी आपने ऑयल आपके पास या फैट आपके पास आया है उसका वेट ले लो ठंडा करके। यही चीज इसमें बता रखी है, ये असेंबली दिखा रखी है कि किस तरह से काम करता है ये सारा प्रोसीजर आपको दिखा दिया। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैंने बताया था कि टोटल कितना एक्सट्रैक्शन हुआ है वो आपको पता चलेगा परसेंट एक्सट्रैक्टिव्स का। वेट कंटेनर प्लस रेजिड्यू माइनस में टेयर वेट ऑफ कंटेनर, कंटेनर उसमें कितना आपके पास ऑयल है वो माइनस में आप कंटेनर का वेट कर दोगे, और बटे में आप जो भी आपका ड्राई वेट था सैंपल का वो कर दोगे गुणा में 100, तो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है ये आपको पता लग जाएगा। ड्राई वेट बेसिस पे इसलिए कि हमने सैंपल ड्राई लिया है, तो इसमें ड्राई वेट बेसिस पे अपना निकल आएगा। तो आप इसमें बता दोगे सीधा परसेंटेज में कि हमारा जो गिवन सैंपल ऑफ व्हीट फ्लावर है जो भी है कंटेन्स दिस मच ऑफ लिपिड्स। आपने कोई ऑयल सीड लिया है तो उसका बता दोगे कि इस ऑयल सीड के अंदर इतना आपका फैट परसेंट है। तो ये तो हो गया आपका सॉक्सलेट ऑपरेटर्स मेथड। सेकंड जो आपका 7वां एक्सपेरिमेंट है वो है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं वो बेसिकली करते हैं हम 100 में से जितने भी अपने फाइबर, फैट, प्रोटीन, मॉइस्चर ये सारी चीजें आई हैं वो माइनस करके प्लस टोटल सॉलिड्स, तो वो सारी चीजें माइनस करके जो बाकी बच जाता है वो हमारा टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को निकालने के और भी तरीके हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी थ्योरी अगर देखें तो अपने को पता है कि जितनी भी एनर्जी है किसी भी सीरियल के अंदर, पल्स सीड के अंदर, वो अधिकतर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में और
किस पर्टिकुलर सीड के पार्ट में होती है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या सबसे ज्यादा एनर्जी? बता सकता है कोई? सीड के कर्नल के किस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? बताओ भाई कोई भी। हक्स हो गए? नो सर। बताओ फिर। जो आपको टीसीपी का कोर्स कराया था उसके अंदर यही गीत गाया था। सीड के कितने पार्ट होते हैं मेनली? 3। 3। कौन कौन से? एंडोस्पर्म, ग्रान और जर्म। सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट कौन सा होता है? एंडोसपर्म सर। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर क्या चीज होती है सबसे ज्यादा? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट। तो बाय कार्बोहाइड्रेट। वेट जो सबसे ज्यादा है तो इसको हम स्टोरेज स्टोर हाउस भी बोलते हैं एनर्जी का। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा एंडोस्पर्म में स्टोर होते हैं। चलो अनम्यूट कर, अपने आप को म्यूट कर लो अब। ओके सर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एनर्जी स्टोरेज का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और साथ में स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है। स्ट्रक्चर के मतलब कि भाई जो प्लांट का जो तना है, टहनियां हैं, जो उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जैसे ये अपना स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ऐसे ही सेलुलोज जो है वो अपना स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते, लेकिन जो जानवर हैं वो सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो इसलिए हम तूड़ी नहीं खाते, लेकिन गाय भैंस को हम तूड़ी डालते हैं कि वो उसको पचा लेते हैं। तो या तो फ्री शुगर्स की फॉर्म में होगा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या तो वो ग्लूकोज, माल्टोज, डाइसैकेराइड की फॉर्म में, मोनोसैकेराइड की फॉर्म में, फ्री शुगर्स की फॉर्म में, या पॉलीसैकेराइड में। तो अपने को पता है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, 3-4 तरह के सैकेराइड्स हैं। तो पॉलीसैकेराइड जो आमतौर पे स्टोर जिस फॉर्म में एनर्जी होती है प्लांट्स के अंदर, वो है अपना स्टार्च। इसके अलावा और आपके ग्लूकोज भी हैं, फ्रक्टोज भी हैं, फ्रूट शुगर जिसको हम बोलते हैं, गैलेक्टोज भी हैं। अलग अलग तरह की शुगर ज्यादा होती हैं अलग अलग टाइप के जो अपना प्लांट या एनिमल फूड है उनमें। बेसिक यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो मोनोसैकेराइड है। मोनो मीन सिंगल, सिंगल सैकेराइड। अगर वो सिंगल सैकेराइड आपस में मिले हुए हैं और खूब सारे हैं तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीसैकेराइड। तो जो पॉलीसैकेराइड है, लंबी चेन है, उसको हम तोड़ सकते हैं, और तोड़ने की जो प्रक्रिया है हाइड्रोलिसिस बोलते हैं उसको, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मैंने टूटना, कि वाटर उसमें से टूट के बाहर निकलेगा, और जो शुगर्स हैं आपकी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सिंपल शुगर्स में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का अपने को इसी से पता लगता है कि पॉलीसैकेराइड जो है सिंपल शुगर में एसिड हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर हम जितने भी मोनोसैकेराइड बने हैं पॉलीसैकेराइड से, उन सभी को हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो कितने हैं। तो इसको हम करते कैसे हैं कि सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रोलाइज करेंगे सिंपल शुगर में विद द यूज ऑफ डाइल्यूट HCl, और हॉट एसिडिक मीडियम जो है वो ग्लूकोज को डिहाइड्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल, HMF बोलते हैं इसको। और HMF को हम, ये कंपाउंड बनाता है एंथ्रोन, ग्रीन कलर का, और इसकी एब्जॉर्प्शन हम 630 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर देखते हैं। तो उससे अपने को पता लग जाता है स्टैंडर्ड कर्व बना के ग्लूकोज का कि भाई इसका स्टैंडर्ड कर्व पे ये कहाँ फिट होता है। तो उससे अपने को जो अननोन सैंपल है उसके अंदर कितना शुगर है उसके बारे में अपने को पता लग जाता है। 630 नैनोमीटर जो इसकी वेवलेंथ होती है उस पर हम सेट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। मटेरियल जो है 2.5 नॉर्मल HCl एंथ्रोन रिएजेंट का यूज करते हैं, जिसके अंदर एंथ्रोन जो है 200 mg 100 मिलीलीटर के अंदर 100 ml में, और इसको आइस कोल्ड
95% H2SO4 के अंदर ठंडा रखते हैं इसको, और इसको फ्रेश बनाया जाता है एंथ्रोन रिएजेंट को। फिर जो स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 100 mg जो ग्लूकोज है उसको डिसॉल्व करते हैं 100 ml वाटर में, और वर्किंग स्टैंडर्ड के लिए हम इसमें से ये जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन बढ़ गया 100 mg 100 ml वाटर का, तो उसमें से 10 ml का यूज करके उसको डाइल्यूट करते हैं 100 ml तक, तो इसका 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो गया डिस्टिल वाटर की मदद से। इसको रेफ्रिजरेट करते हैं और इसके अंदर कुछ जो ड्रॉप्स हैं टॉल्वीन की मिलाते हैं स्टेबलाइज रखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, 100 mg सैंपल लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में, हाइड्रोलाइज करेंगे इसको बॉइलिंग वाटर बाथ के ऊपर 3 घंटे तक रखेंगे, इसमें 5 ml 2.5 नॉर्मल HCl जो हमने लिया था रिएजेंट्स में वो डाल के 3 घंटे के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। क्योंकि इसमें हमने HCl डाला है तो ये एसिडिक हो गया, अब इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे सोडियम कार्बोनेट से, जब तक कि इसके अंदर से झाग निकलने एफरफिसेंसेस निकलने बंद ना हो जाए। अब जितना भी अपना इसमें वॉल्यूम बच गया उसको 100 ml करेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेंट है ऊपर जो है उसको हम निकालेंगे 0.5 और 1 ml के एलिक्वेट में एनालिसिस के लिए। तो इससे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे 0, जिसमें कोई भी शुगर नहीं डली होगी, प्योर डिस्टिल वाटर होगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 ml का। तो इन एलिक्वेट से ये तैयार करेंगे। 0 जो होगा हमारे इसमें ब्लैंक का काम करेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई भी शुगर सॉल्यूशन नहीं डाला, सिर्फ आपने ब्लैंक का यूज किया है इसमें। फिर इसको वॉल्यूम बनाएंगे 1 ml तक और हर एक ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करके 1 ml तक उसको लेके जाएंगे। फिर 4 ml इसमें एंथ्रोन रिएजेंट ऐड करेंगे, हीट करेंगे 8 मिनट तक बॉइलिंग वाटर बाथ पे, ठंडा करेंगे और 630 नैनोमीटर पे जो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेट किया था 630 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, उस पे जो हमारे सॉल्यूशन आएगा ये ग्रीन से कलर का आएगा। तो अगर आपने बहुत कम शुगर है आपके सैंपल में तो वो लाइट ग्रीन कलर रहेगा, जितनी ज्यादा शुगर बढ़ती जाएगी ग्रीन कलर डार्क होता जाएगा। थोड़ा बहुत अंदाजा उससे हो जाता है, लेकिन ये अंदाजा नहीं होता, ये तो पता लग जाएगा कि किसमें ज्यादा किसमें कम अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लेकिन उसमें ये पता नहीं लगता कि कितना है। वो रीडिंग आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मिलेगी। इसका स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करोगे कंसंट्रेशन का एक्स एक्सिस पे और एब्जॉर्बेंस जो है वो वाई एक्सिस पे। तो कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे ये अपना स्टैंडर्ड ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा अगर आपने ढंग से एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फिर हम हमारा जो सैंपल है उसकी एब्जॉर्बेंस देखेंगे और उस एब्जॉर्बेंस को हम जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी कंसंट्रेशन थी उसको उससे मिलाएंगे, तो अपने को पता चलेगा कि सैंपल के अंदर कितना कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन 100 mg ऑफ सैंपल, इसकी कैलकुलेशन ऊपर मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज बटे में वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल गुणा में 100 ये परसेंटेज देगा। तो इसमें बस ध्यान यही रखना है, जो आपकी ट्यूब्स हैं वो आपको आइस में रखनी है। एंथ्रोन रिएजेंट जब आप आइस कोल्ड मिलाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं रहना चाहिए और ठंडा रहना चाहिए। तो ये डायरेक्ट आपको रीडिंग मिल जाएगी कि आपकी टोटल शुगर्स कितनी है, तो इसको हम बता दोगे टोटल कार्बोहाइड्रेट्स। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के अंदर अपना जो अब लास्ट एक्सपेरिमेंट रहता है वो है क्रूड फाइबर का। तो क्रूड फाइबर के अंदर अब थोड़ी देर में भाई एक बार हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने 40 मिनट पूरे हो जाएंगे। दोबारा से फिर इसी लिंक को एक्टिवेट करके और आ जाना, मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा, तुम सारे आ जाओगे जब, फिलहाल 8 जने हो तुम क्लास में, 8 जब आ जाओगे फिर 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा। तो जो क्रूड फाइबर है इस मेनली जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था तो उसमें बताया था कि अधिकतर क्रूड फाइबर के अंदर सेलुलोज और लिग्निन होते हैं 97%, और साथ में कुछ मिनरल मैटर भी होता है। तो सेलुलोज जो है वो 60 to 80% और 4 से 6% तक लिग्निन। क्रूड फाइबर के मेनली जो है इसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है सिर्फ पोल्ट्री या लाइव स्टॉक अपने डांगरा खातर या पोल्ट्री बर्ड्स में इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्योंकि वही पचा पाते हैं इसको फाइबर को, हम नहीं पचा पाते ह्यूमन बीइंग।
लेकिन हमारे लिए भी काम का है ये। हम कहते हैं ना सलाद वगैरह जरूर खाओ, सलाद के अंदर जो फाइबर होता है क्रूड फाइबर, वो बेसिकली ग्रूमिंग का काम करता है, इंटेस्टाइन के अंदर झाड़ू मारने का काम करता है, जिससे कि इंटेस्टाइन साफ सुथरी रहे, उसकी सरफेस पे कुछ लगा ना रहे, तो जो भी न्यूट्रिशन आएगा पचा के उसको एब्जॉर्ब करने में अपनी बॉडी को मदद मिले। तो इसलिए कहते हैं कि जो आटे का चोकर वाली है वो रोटी खाओ, आटे का चोकर निकाल के फेंको मत, क्योंकि वो जो चोकर है जो छलनी में ऊपर रह जाता है दैट इज ऑल फाइबर। और फाइबर अपने को पता है जो ब्राउन लेयर होती है वो सबसे ज्यादा फाइबरस होती है, सबसे ज्यादा फाइबर उसी के अंदर होता है। लेकिन अगर हम पोल्ट्री बिजनेस में हैं या अपना लाइव स्टॉक फीडिंग बिजनेस में हैं, तब हम क्रूड फाइबर को भी निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए इनकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। अच्छा, जितने भी क्रूड फाइबर हैं अधिकतर जो है आपके ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि ये भी मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं, और इसमें दूसरे और कंपोनेंट्स वो भी ऐड होते हैं, साथ में कुछ मिनरल मैटर भी होता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो क्रूड फाइबर जो निकालते हैं तो पहले इसको एसिड में डिसॉल्व करते हैं, फिर इसको बेस में या एल्कली में डिसॉल्व करते हैं, फिर इसकी हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन करते हैं। हाइड्रोलिटिक, लिटिक मींस लाइसिस मैंने तोड़ना, हाइड्रो मींस वाटर, तो वाटर इसमें से निकालते हैं ऑक्सीडेशन के जरिए। और जो भी सेलुलोज है या लिग्निन है तो वो इससे पता अपने को मिल जाता है कितना है। तो जितना भी रेजिड्यू बच गया ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको वे करते हैं, इंसिनरेट करते